चलो देखो, कुछ भी क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिख रहा हूँ, जरा एक बार बताना तो ये कलेक्शन किसका होते हैं। हाँ भैया, क्या हुआ? एक है, रुक जा भी, ये लिख लूँ एक बार। श्याम, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्स्टिलेशन, ज्यूरी, क्रू, चेस्ट, फ्लीट, फ्लॉक, फ्लाइट, आर्माडा, बंडल, लॉक, टफ्ट, अरे क्लिक, पॉजे, बेबी, कॉन्वाई, अलायंस, आर्किपेलागो, कॉयर, कोरस, कॉयर, कॉरस, बैंड, मॉब, पैक, लिटर, मर्डर, मर्डर, पार्लियामेंट, ट्रूप, ट्रूप, एंटोरेज, डेलीगेशन, हीप, स्टैक। देखो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, किसका कलेक्शन होते हैं अगर पता हो तो अपने आप लिख लो, फिर बाकी बाद में डिस्कस करते हैं। प्राइड, स्कूल, शोल, पॉज है, POSSE। किसके?
फ्लाइट के बाद में आर्माडा, ARMADA। एंटोरेज, ENTOURAGE। ये भी बता दूं? अबे देहातियों, इतना कॉमन वर्ड ये एन है। ये तो एन तो मैं इतना अच्छा बनाता हूँ, पढ़ नहीं पाते तुम? यूं लग रहा है। चलो। जिनके मीनिंग्स आते हो, मतलब जिनका ये पता हो किसका कलेक्शन है, तो सामने लिख लो, बैठे क्यों? कुछ तो पता ही होंगे। अबे शुक्र और शनि, क्या बातें कर रहे हो आपस में? शुक्र शनि होगी, कुंभ निकुंभ। शुंभ निशुंभ है ना वो, दो दानव। चलो आ जाओ इधर से। देखो स्वाम जो होता है ना, ये होता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। जनरली जो फ्लाइंग, मतलब फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, वैसे जैसे बीज हैं, फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं, चींटियां हैं। चींटियां में उड़ लेते हैं क्या? चींटियां उड़ लेती हैं क्या? तू बता बे, चींटियां उड़ लेती हैं कि नहीं? हाँ, नहीं उड़ती ना। चींटी की जब मौत आती है ना, तो उसके पंख निकल आते हैं। ठीक है, चींटियां उड़ लेती हैं, उड़ने वाली भी होती हैं चींटियां। ठीक है। तो स्वार्म जो होता है ना, एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स होता है, जनरली वो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं। कांग्रीगेशन किसके ग्रुप होते हैं? वर्शिपर्स। वैसे देखो, वर्शिपर्स लिख दिया, बाकी समझ लेना, ये जो कांग्रीगेशन होता है, ये रिलीजियस गैदरिंग होती है। जब लोग इकट्ठे होते हैं किसी रिलीजियस पर्पज या रिलीजियस मैटर पे, तो उस ग्रुप को कहा जाता है कांग्रीगेशन। तो हम ये कह सकते हैं, रिलीजियस गैदरिंग जो होती है, धर्म सभा वगैरह, उसे कहते हैं कांग्रीगेशन, जिसका पर्पज जो है वो रिलीजन हो। कॉन्स्टिलेशन इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म सम इमेज। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म सम इमेज, ऐसा ग्रुप स्टार्स का जो कोई इमेज फॉर्म करता हो। उर्सा मेजर है, आर्यन है, इस तरीके से। ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म सम इमेज इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ड्यूरी इज द ग्रुप ऑफ जजेस। क्रू इज द ग्रुप ऑफ, अब देखो वैसे तो सेलर्स ही होता है, खैर बेसिकली ये सेलर्स के ग्रुप के लिए यूज होने वाला वर्ड है क्रू। बाकी एनी सपोर्ट स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ के ग्रुप को भी क्रू ही कहते हैं। मूवी एक्टर्स का अपना क्रू होता है, प्लेन में भी होता है। ठीक है, तो क्रू हो गया सपोर्ट स्टाफ। अब देखो, चेस्ट वैसे तो पार्ट ऑफ बॉडी है, लेकिन चेस्ट कलेक्टिव नाउन भी होता है, और इसका हम यूज करते हैं ग्रुप ऑफ ड्रॉर्स के लिए। हॉस्टल्स वगैरह होते हैं या बैंक होती है, तो वहां पे जो ड्रॉर्स होते हैं, लॉकर्स होते हैं, उनके पूरे ग्रुप को चेस्ट कहा जाता है। तो चेस्ट कलेक्टिव नाउन होता है फॉर द ड्रॉर्स। फ्लीट इज द ग्रुप ऑफ शिप्स। फ्लॉक इज द ग्रुप ऑफ, अब देखो, एक तो ये होता है फ्लॉक ग्रुप ऑफ गॉड्स, बकरियां हैं, शीप, भेड़े हैं, एंड इवन ऑफ बर्ड्स, सिटिंग बर्ड्स। सिटिंग बर्ड्स जो होते हैं, उनके ग्रुप को भी फ्लॉक कहते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अच्छा, उसके बाद में जो फ्लाइट होता है, ये होता है फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को कहते हैं फ्लाइट, फ्लाइंग बर्ड्स। अच्छा, उसके बाद अब फ्लाइट का यूज हम तब भी करते हैं जब हमें स्टेयर्स को रेफर करना होता है कलेक्टिवली, सीढ़ियां। द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। आर्माडा इज द ग्रुप ऑफ
warships, warships. Bundle is the group of cloths or of sticks. स्टिक्स हैं, इनके ग्रुप को बंडल कहते हैं, क्लॉथ के ग्रुप को भी बंडल कहते हैं। अब देखो लॉक तो वैसे एक डिवाइस होती है, ठीक है, बाकी एक कलेक्टिव नाउन भी होता है और इसका यूज किया जाता है बालों के गुच्छे के लिए, हेयर। अच्छा, टफ्ट जो होता है इसका यूज किया जाता है घास के गुच्छे के लिए, ग्रास, अ टफ्ट ऑफ ग्रास। क्लिक इज द ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग हैविंग कॉमन इंटरेस्ट, शेयरिंग अ कॉमन इंटरेस्ट। ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, जो दूसरों के साथ मिलते भी नहीं है, दूसरों को अपने साथ मिलने भी नहीं देते। उसके बाद ये जो पॉजिटिव वर्ड है, ये देखो अमेरिकन वर्ड होता है, इसका यूज किया जाता था पुलिसमैन जिन लोगों को भर्ती कर लेते थे अपने मदद के लिए, मतलब ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वैसे अपने समझने के लिए लिख दो पुलिसमैन। बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब एक तरीके से लोग होते थे जो पुलिस को भर्ती मतलब मदद करने के लिए होते थे, पॉजिटिव, उनके ग्रुप को कहते हैं। बेबी इज द ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज। कॉन्वे इज द ग्रुप ऑफ व्हीकल्स इन सिक्योरिटी। गाड़ियों का जो काफिला होता है ना पूरा किसी की सुरक्षा के लिए, उसको कहते हैं व्हीकल्स इन सिक्योरिटी। अलायंस इज द ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यूपीए, एनडीए, ये सब। अच्छा, बाकी ध्यान रखना कि अलायंस इज एनी ग्रुप पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मतलब ऐसा ग्रुप जिसका पर्पस पॉलिटिकल हो उसको अलायंस ही कहा जाता है, फिर वो चाहे पार्टीज का हो, चाहे स्टेट्स का हो, चाहे नेशंस का हो। आर्किपेलागो इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स के ग्रुप को कहते हैं आर्किपेलागो। कोहेरेंट कोरस जो होता है ना, ये होता है अ नेम गिवन टू द लार्ज नंबर ऑफ सिंगर्स व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल सिंग टुगेदर, ठीक है, जब एक साथ में काफी लोग गाते हैं तो उसको कोयरे कोरस कहते हैं। बैंड जो हो गया म्यूजिशियंस का ग्रुप हो गया, साथ ही साथ में रॉबर्स के लिए भी यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। मॉब हो गया एंग्री पीपल, वायलेंट पीपल, एंग्री और वायलेंट पीपल, हिंसक लोग। पैक इज द, अब देखो ये जो पैक होता है वैसे कार्ड्स के ग्रुप को कहा जाता है, बाकी अपना ध्यान रखना है, इट इज द ग्रुप ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्ते, या वोल्व्स, भेड़िए। हाउंड्स का मतलब शिकारी कुत्ते होते हैं। लिटर जो होता है ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है गंदगी फैलाना, कूड़ा करकट फैलाना। बाकी जब ये कलेक्टिव नाउन बन जाता है तब ये ग्रुप ऑफ पपीज और ग्रुप ऑफ किटन्स, बिल्ली के बच्चे वगैरह होते हैं, तो किटन्स हैं, पपीज हैं, उनके ग्रुप को लिटर कहा जाता है। मर्डर इज द ग्रुप ऑफ क्रोज, कौवे जो होते हैं ना उनके ग्रुप को कहते हैं। पार्लियामेंट इज द ग्रुप ऑफ आउल्स। उसके बाद में जो ट्रू बर्ड है ना, TROUP, ये जो होता है ये होता है स्टेज परफॉर्मर्स का ग्रुप, आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, उनके ग्रुप को कहा जाता है ट्रूप। तो स्टेज परफॉर्मर्स के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। और ये बाद वाला जो ट्रूप है ये होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का, और साथ ही साथ में मंकीज का, मंकीज के ग्रुप को भी यही ट्रूप कहते हैं। एंटोरेज जो होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है दैट अटेंड सम वीआईपी, पीपल अटेंडिंग सम वीआईपी। कोई वीआईपी पर्सन किसी जर्नी पे है तो उसके साथ में जो भी लोग उसको अटेंड कर रहे हैं ना, उनको सबको एंटोरेज ही कहा जाता है, पीपल अटेंडिंग सम वीआईपी।
डेलीगेशन इज द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के ग्रुप को कहा जाता है डेलीगेशन। हीप जो होता है ये रैंडम रैंडम स्टॉक होता है थिंग्स का, जैसे गार्बेज है, कूड़ा करकट, डस्ट है, ग्रेन्स है, अनाज वगैरह। तो हीप का मतलब ढेर होता है। स्टैक जो होता है ये होता है वेस्ट पेपर, रद्दी। रद्दी के ढेर को स्टैक कहते हैं। साथ ही में फाइल्स जो होती है ना उनके ग्रुप को भी स्टैक कहते हैं। देयर वॉज ए स्टैक ऑफ फाइल्स ऑन हिज टेबल। प्राइड देखो वैसे तो प्रॉपर ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, नेम ऑफ फीलिंग, लेकिन जब एक कलेक्टिव नाउन होता है तो एक ग्रुप ऑफ लायंस होता है। लायंस के ग्रुप को कहते हैं प्राइड। अब प्राइड ऑफ लायंस वाज रेस्टिंग अंडर द ट्री। शोल एंड स्कूल जो होते हैं ये दोनों कलेक्टिव नाउन होते हैं और इनका यूज किया जाता है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ फिश। एक और चाहे इसमें लिख लेना, बंच। अब बंच देखो, एक तो ग्रुप ऑफ फ्रूट्स हो गया, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हो गया, फ्रूट लिखना है इसको, और एक हो गया फ्लावर्स। उसके अलावा बंच जो होता है ना इसका यूज हम तब भी करते हैं जब हमें ग्रुप ऑफ क्रुक्स को रेफर करना हो। क्रुक्स होते हैं ठग, जिनका काम लोगों को ठगना होता है। अब बंच ऑफ क्रुक्स। अभी वर्ड ध्यान रखना, कई बार यूज मतलब काम आ जाते हैं। चलो, हाँ भैया। हाँ, पागलपंती मत दिया कर देखो। हालांकि बात जरूरी नहीं होती है, लेकिन मान लो अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको ये ना पता हो स्टैक किसका ग्रुप होता है, देन वी मेक इट क्लियरर। तो हमने उस मामले को और क्लियर कर दिया। अब और क्लियर करने को क्या गलत कह दोगे? बार बार कहाँ रिपीट हुई? एक बार कह दिया स्टैक ऑफ फाइल्स, तो इसमें बार बार रिपीट कहाँ हुआ? जिसे बता रहे हैं उसे नहीं पता स्टैक किसका ग्रुप होता है, तब क्या करोगे? एक चीज देखो, बोथ ऑफ दीज टू बॉयज आर हैप्पी। अब बताइए सेंटेंस सही है गलत? क्यों गलत नहीं हो गया? बोथ और टू एक साथ लिख दिए, बोथ हैं तब तो दो ही होंगे ना। हाँ, पढ़ा हुआ है तो अब बहुत हर एक चीज नहीं पढ़ोगे ना, कुछ चीजें अपने आप भी तो जाननी पड़ेंगी सही है गलत, तो उनके लिए तैयार रहा करो। अब इसका भी जस्टिफिकेशन देखो, बोथ लिखा तो दो नहीं आएगा, अबे क्या पागल आदमी हो। बोथ लिखा तो दो नहीं आएगा, फिर कब आएगा बोथ? या दो कब लिखा है? जब यहाँ पे तीन लिखा होता है तब लिख दें क्या? तो ये चीजों में मत पढ़ा करो, ये बेकार की बातें होती हैं। स्टैक ऑफ फाइल्स अगर होता है और उसको लिख दिया तो गलत क्या? अब होता है फाइल्स का ग्रुप स्टैक, हम लिख दें हीप ऑफ फाइल्स, हम लिख दें चेस्ट ऑफ फाइल्स, तो गलत हुआ ना। इन चीजों के लिए इतनी लेवरेज छोड़ के चला करो। हर एक चीज मतलब पहले से हमने पढ़ी नहीं होती, कुछ चीजें हमें खुद ही अपने विवेक से जाननी पड़ती हैं, सही होनी चाहिए या गलत। चलो कुछ और क्वेश्चन देखो हम लोग डिस्कस करेंगे। द मैन डिडंट इन्फॉर्म हिज फैमिली मेंबर्स। देयर इज नॉट एनी स्पेस फॉर मोर पीपल इन दिस कार। ही फाउंड अ कॉइन lying, इसको lying लिखना है, LYING, lying
in the center of the road. बातें मत करो. Rows over rows of lamps looked very attractive. He has bought a new home in Noida. Sixth, the teacher gave us a verbal test instead of the written one. Instead of the written one. ये one है last में. We shall surely attend your marriage next week. Eighth, the man occupied the female seat. All females are exempted from paying taxes. Dinosaurs could not accustom themselves to the weather prevailing and eventually got extinct. And got extinct. This boy has no manners. This boy has no manners. Manners क्या manner लिखना पहले तो. The tribes in these jungles follow some strange habits. Thirteenth देखो.
we met an individual there in the park. Numbness is the influence of this medicine. अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कई बार इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो पेपर में आ चुके हैं और कुछ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इनको एक बार अपने आप पढ़ो, समझो, कुछ गलत लगे तो गलत को सही कर लो, नहीं तो फिर डिस्कस करते हैं। शुरू हो जाओ, जो अपने आप समझ लो वो सही कर लो। एक और देखो, लिख लो। राइजिंग टेम्परेचर is the reason of global warming. लिख लिए? पीछे बैठा सो रहा है क्या? लिख लिया बेटा? कुछ पता चला इनमें से? कौन कौन सा पता चला बताइयो?
कौन सा पता चल गया बता? भाई तेरी शक्ल से ही लग रहा है एक भी नहीं पता चला। कह रहा हाँ पता चल गया। पढ़ेगा क्वेश्चन तब ना पता चलेगा। चलो आ जाओ, देखो टाइम ज्यादा है नहीं, खराब नहीं करते। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाओ। हमने यहाँ पे लिखी मेट वर्ब, और इसका देखो इंडिविजुअल जो वर्ड हमने लिखा है नाउन है, सॉरी नाउन कह रहा हूँ, ये नाउन होना चाहिए क्योंकि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और हम इसका डिटर्मिनर भी लिख रखा है, लेकिन ये होता है एडजेक्टिव है। अभी जो इंडिविजुअल वर्ड होता है हम इसको रॉन्गली यूज करते हैं एज अ नाउन, लेकिन ये नाउन नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। अब अगर इसको लिखना चाहते हो तो इसके साथ में कोई नाउन लिख दो जिससे कि एडजेक्टिव जस्टिफाई हो जाए, और नहीं तो इसको यूज मत किया करो एज अ नाउन, इसको हटाओ, कोई पर्सन लिख दो, कुछ भी लिख दो, अ पर्सन या कुछ भी। तो सबसे पहले समझ लेना, इंडिविजुअल इज नॉट अ नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव होता है, कोई नाउन नहीं होता, इसको नाउन के तरीके से यूज मत किया करो। और इसको लिख दो, वी मेट अ पर्सन देयर इन द पार्क। मैन लिख दो, पर्सन लिख दो, शॉपकीपर लिख दो, टीचर लिख दो, जो चाहे लिख दो, बस इसे मत लिखो। हो गया देखो। नेक्स्ट में आ जाओ। अभी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ना, इसको देखो थोड़ा सा समझने के लिए शायद हो सकता है दिमाग यूज करना पड़े। देखो एक वर्ड होता है इंग्लिश में इफेक्ट, ये छोड़ो, इन्फ्लुएंस। और ये इन्फ्लुएंस वर्ड जो होता है ना, इसका सिनोनिम होता है इफेक्ट। फिर ये जो इफेक्ट वर्ड होता है, इसका सिनोनिम होता है रिजल्ट। तो इस हिसाब से निष्कर्ष ये निकलता है, मतलब हम कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंस इक्वल्स रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर से समझ लो जो मैं कह रहा हूं, इन्फ्लुएंस का सिनोनिम इफेक्ट होता है, इफेक्ट का सिनोनिम रिजल्ट होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस रिजल्ट का सिनोनिम नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका सिनोनिम ना होता हो? बताओ बेटा, क्या लॉजिक हो सकता है कि इन्फ्लुएंस इफेक्ट का सिनोनिम है, इफेक्ट रिजल्ट का सिनोनिम है, लेकिन इन्फ्लुएंस और रिजल्ट का सिनोनिम नहीं हो पा रहा? नहीं पता? रीजनिंग नहीं पढ़ता? मैथ्स नहीं पढ़ता? पड़ोसी, 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 पीछे बैठा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है? पड़ोसी, भोपाल, पड़ोसी, पड़ोसी। उसने देखो पूछने से पहले ही मना कर दिया। अबे पागल, इतने से तो नेगेटिव है ये, पहले ही मना कर रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है, मतलब इसका लॉजिक एक ही हो सकता है इस काम के होने का, कि इफेक्ट के मीनिंग दो, ये वजह हो सकती है। भाई इसकी वजह यही हो सकती है कि इसके इफेक्ट के मीनिंग ही दो होंगे, वो दोनों मीनिंग अलग अलग होंगे, इसलिए वो दोनों इसके सिनोनिम नहीं हो पा रहे। अगर मीनिंग एक ही होगा तब तो वो सिनोनिम हर हालत में होंगे। तो एक ही लॉजिक है जिसकी वजह से यहाँ पे सिनोनिम हो सकते हैं, और वो लॉजिक ये है कि इफेक्ट के मीनिंग दो होंगे। तो बस यही समझ लेना, इफेक्ट के मीनिंग दो होते हैं। अब इफेक्ट का मतलब इन्फ्लुएंस भी होता है, इफेक्ट का मतलब रिजल्ट भी होता है। इन्फ्लुएंस और रिजल्ट में देखो बड़ा डिफरेंस होता है। इन्फ्लुएंस इज व्हाट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। अब हमें ये बात समझनी है, छोटी सी बात समझ, असल में ये दोनों वर्ड जो है ना, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, ये क्लोज टेस्ट में है, फिल इन द ब्लैंक में। कॉमन नंबर तो खैर मैंने कभी नहीं देखा। अब होता क्या है कि इन्फ्लुएंस और इफेक्ट को अगर हम समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, इन्फ्लुएंस इज व्हाट प्रोड्यूसेस रिजल्ट। इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस करे। तो हम ये कह सकते हैं जो रिजल्ट होता है ना, वो आउटकम होता है, और इन्फ्लुएंस जो होता है प्रोसेस होती है। इन्फ्लुएंस एक मीन्स है, और उससे जो भी हमें हासिल होता है उसको हम रिजल्ट कहते हैं। इफेक्ट दोनों का सिनोनिम होता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, सिंपल से। डिजीनेस इज द डैश ऑफ अल्कोहल। ही वॉज ड्राइविंग अंडर द डैश ऑफ अल्कोहल। अब देखो ये दोनों ब्लैंक फिल करने हैं। ऑप्शन इनमें इन्फ्लुएंस और रिजल्ट है, इन्फ्लुएंस और रिजल्ट का यूज करना है, और ये दोनों ब्लैंक्स फिल करो।
फर्स्ट में क्या आएगा? रिजल्ट। अब देखो अल्कोहल जो है ना, वो जो हमारी बॉडी पे इन्फ्लुएंस करती है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमें डिजीनेस फील होने लग जाती है, ठीक है। तो ये जो डिजीनेस हम लिख रहे हैं ना, ये रिजल्ट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिजल्ट। ये इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब डिजीनेस किसी चीज को कॉज नहीं करेगी, ये खुद आउटकम है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। ही वॉज ड्राइविंग अंडर द डैश ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे किसी रिजल्ट का कोई मेंशन नहीं हो रहा, तो अगर कोई रिजल्ट का मेंशन नहीं हो रहा तो रिजल्ट तो छोड़ो, यहाँ पे आ गया इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब एक तरीके से जो चीज मोटिवेट करे काम करने के लिए, तो ही वॉज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। अब हमें पता है कि यहाँ पे किसी रिजल्ट को मेंशन नहीं करना है, आउटकम को मेंशन नहीं करना है, तो हमने इन्फ्लुएंस लिख दिया। यहाँ पर आउटकम है तो हमने रिजल्ट लिख दिया। अब अगर हम इफेक्ट लिखना चाहें तो वो इन दोनों की जगह आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। अब ये वजह होती है कि हम कंफ्यूज जाते हैं। डिजीनेस इज द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ही वाज ड्राइविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। अब इफेक्ट जो होता है दोनों का सिनोनिम होता है, यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी यूज होगा। चलो अब अपने इस क्वेश्चन पे आ जाओ। नमनेस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मेडिसिन। अब मान लो कोई हमने मेडिसिन ली, उसने कुछ इफेक्ट किया हमारी बॉडी पे, तो उसका रिजल्ट ये आ गया नमनेस। अब ये नमनेस जो है ना रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट है तो इसके लिए इन्फ्लुएंस मत यूज करो, या तो रिजल्ट लिखो और नहीं तो इफेक्ट लिखो। अच्छा इफेक्ट जो होता है वो इन्फ्लुएंस और रिजल्ट दोनों की जगह यूज हो सकता है, तो हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा, नमनेस इज द रिजल्ट ऑफ दिस मेडिसिन। नेक्स्ट में आ जाओ। राइजिंग टेम्परेचर इज द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो आंसर तो लिखना चाहते हो, तब तक अपना चाहे कॉज लिख दो रीजन की जगह, इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और समझना यहां से। ये जो दोनों नाउन्स हम यूज करते हैं, रीजन एंड कॉज, इनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस होता है। मीनिंग भी क्या सेम होता है, इनका ट्रांसलेशन सेम होता है। जब हम इन्हें ट्रांसलेट करते हैं तब इनका मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन मीनिंग सेम होता नहीं है। कॉज इज व्हाट मेक्स समथिंग हैपन। ये समथिंग है, कॉज इज व्हाट मेक्स समथिंग हैपन। कॉज कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कोई दूसरी चीज हो जाती है, मतलब उस पर हैपन करती है। अच्छा रीजन जो होता है वो जस्टिफाई समथिंग। रीजन होता है जस्टिफिकेशन, हमने कुछ किया तो क्यों किया, उसका जस्टिफिकेशन जो है वो रीजन है। तो ये इनकी हमें डेफिनेशन समझनी है, तब ये बात समझ में आ जाएगी। रीजन इज व्हाट जस्टिफाई समथिंग एंड कॉज इज व्हाट मेक समथिंग हैपन। अब देखो ऐसे समझना, जैसे अराइवल ऑफ अर्थक्वेक है और अराइवल ऑफ गेस्ट्स है, ठीक है। अब अराइवल ऑफ अर्थक्वेक जो है ना, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो क्यों आए, किस पर्पस से आए, उनका आने का वजह क्या है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन नहीं हो सकता, इट हैज ओनली कॉज, ठीक है। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉजेस अर्थक्वेक, तो ये कॉज है। अच्छा गेस्ट मस्ट हैव सम रीजन, कोई उनका अपना जस्टिफिकेशन होगा, मिलने आए, इनवाइट करने आए, हालचाल पूछने आए, तो दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ रीजन। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, एक वर्ड देता हूँ हिंट के लिए। अराइवल ऑफ स्टूडेंट्स एट मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर आने के पीछे क्या है, रीजन या कॉज? सोच समझ कर आए हो तब तो रीजन है, होश में नहीं बेहोश में चले आए तब कॉज है। कुड भी कॉज, किसी दूसरे को देखा मुंह उठा के चले आए, घर वालों ने धक्का दे दिया भेज दिया चले आए अपनी मर्जी से, मतलब हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो कॉज। सोच समझ के एक पर्पस के साथ आए, देन वी हैव गॉट सम रीजन। कोई पर्सन एब्सेंट हो गया क्लास में, इसके पीछे क्या, रीजन या कॉज? हाँ कोई भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है कॉज भी हो सकता है। मान लो उसको कहीं पार्टी वार्टी में जाना है, शादी बारात में जाना है, तो रीजन, ठीक है। घर से निकला रास्ते में जाम में फंस गया, कॉज, उस वजह से नहीं आ पाया। बीमार पड़ गया कोई, रीजन या कॉज? केवल कॉज। अब अगर इन बातों से तुम्हें कुछ समझ में आया हो, तो जो डूइंग्स होती हैं दैट वी डू हैव सम रीजन। व्हाट व्हेन समथिंग हैपन ऑन इट्स ओन, देयर इज नोबडी हु डज इट, इट हैज जस्ट अ कॉज। So such things as are done by somebody have got some reason, but such things as happen on their own and there is nobody who does it, तो फिर उनमें हैपनिंग होती है।
तो अगर कोई काम अपने आप हुआ तो उसमें कॉज है, और अगर किसी ने कुछ किया तो उसका अपना जस्टिफिकेशन भी होगा। अभी जो राइजिंग टेम्परेचर है ना, एक कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, दैट मेक्स इट। तो ग्लोबल वार्मिंग इज मेड बाय राइजिंग टेम्परेचर, तो ये उसका कॉज है, ना कि उसका जस्टिफिकेशन। चलो अब वहां से शुरू करो, फर्स्ट से। तो जो हैपनिंग्स होती हैं उनमें कॉज, और जो डूइंग्स होती हैं उनमें रीजन। अब देखो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, ही इज माई फैमिली फ्रेंड। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि एक नाउन को हम दूसरे नाउन के साथ में यूज कर सकते हैं कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। तो ये फैमिली एक नाउन हो गया, फ्रेंड एक नाउन हो गया, दोनों को मिलाकर हमने एक कंपाउंड नाउन बना दिया। फिर हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी कि अगर हमें कभी किसी पर्सन को, मतलब किसी भी चीज को उसके टोटल से रिलेट करना हो, मतलब पार्ट और टोटल को रिलेट करना हो, ठीक है, फैमिली फ्रेंड लिख दिया क्या, एक मिनट, मेंबर लिखना। तो अगर हमें कभी भी किसी नाउन को रिलेट करना पड़े उसके टोटल से, या पार्ट और टोटल को रिलेट करना हो, ठीक है, तो फिर हमेशा ऑफ प्रिपरेशन यूज करनी चाहिए। अब ये जो फैमिली है ना, एक ग्रुप होता है मेंबर्स का, और ये जो मेंबर है जिसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के जो भी लिख रहे हैं, ये इसका पार्ट है। अगर ये इसका पार्ट है तो इस तरीके से गलत लिख रहे हो, इसको ऐसे लिखो, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। फिर से समझ लो, जब हम किसी नाउन को यूज करते हैं किसी दूसरे नाउन के साथ में कंपाउंड नाउन बनाने के लिए, तब वो दोनों नाउन अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो एक नाउन दूसरे नाउन का पार्ट हो या टोटल हो, तो पार्ट और टोटल को रिलेट करने के लिए हमेशा ऑफ प्रिपरेशन लिखा करो। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। अब मान लो हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, ही इज माई फैमिली डॉक्टर। अब ये जो पर्सन है जिसको हमने डॉक्टर कहा है और जिसको कॉम्प्लीमेंट बना के ही का लिखा है, क्या ये फैमिली का पार्ट होगा? नहीं होगा, ये लो सही हो गया। तो ये ऐसे सही हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा माई क्लास टीचर, और माई क्लास मॉनिटर। कौन सा सही? अब ये टीचर जो है ना, क्लास स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, तो टीचर इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, हेंस इट इज करेक्ट, बट मॉनिटर मस्ट बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये गलत हो गया, इसको लिखना द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, तो उसको लिखना द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, और वो सही है। तो अगर हम कभी किसी ऐसे नाउन को जो उसी ग्रुप का पार्ट हो उससे रिलेट करें, तो हमेशा ऑफ प्रिपरेशन के साथ लिखा करो। अब देखो वो जो क्वेश्चन वहां पे लिखा ना, द मैन डिडंट इन्फॉर्म हिज फैमिली मेंबर्स, उसको सही करने का एक तरीका तो ये कि लिखो द मैन डिड नॉट इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, एक चीज। अगर वैसे नहीं लिखना चाहते हो और टोटल को ही रेफर करना है, तो फिर हिज फैमिली लिखा रहने दो, मेंबर्स हटा दो। तो या तो लिख दो द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और नहीं तो सीधे लिख दो हिज फैमिली, द मैन डिडंट इन्फॉर्म हिज फैमिली। नेक्स्ट में जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए देखो एक चीज समझ लेना, एक इंग्लिश में वर्ड होता है रूम, इसका मतलब होता है अनऑक्युपाइड स्पेस that can be used for some specific purpose। देखो एक चीज और समझ लेना, स्पेस जो होता है ना, दैट इज द वेरी फिनोम मतलब दैट इज द मैनिफेस्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारा जो होना है ना, वो टाइम और स्पेस के थ्रू ही रेफर किया जाता है। मतलब हम ये कभी नहीं कह सकते कि टाइम अब्सेंट हो गया या स्पेस अब्सेंट हो गया। सो टाइम एंड स्पेस आर द मैनिफेस्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस।
वो हमारे एग्जिस्टेंस का ही मतलब वो हमारा एग्जिस्टेंस ही है। तो इनको हम ये तो कभी कह नहीं सकते कि स्पेस एब्सेंट हो गया। स्पेस तो इवन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ना, देयर इज नॉट एनी स्पेस फॉर मोर पीपल इन दिस कार, ये एक्चुअल में स्पेस वर्ड यहाँ पे गलत है। यहाँ पे वर्ड यूज करो रूम। और ये रूम का मीनिंग याद रखना, अनऑक्युपाइड स्पेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, मतलब एक ऐसा स्पेस जिसको किसी ने ऑक्युपाई नहीं कर रखा है और हम उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पस से मतलब उठना बैठना खेलना कूदना नाचना गाना जो भी। तो वहां पे पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना ना, तो इसका यूज क्या करो, तो ये स्पेस वर्ड हटाओ और यहाँ पे लिख दो रूम। क्रिकेट में भी रूम वर्ड जो यूज होता है उसका भी यही पर्पस होता है। द बॉलर गेव नो रूम टू द बैट्समैन, तो रूम का मतलब इतना स्पेस कि वो अपना शॉट खेल पाए। सो अनऑक्युपाइड स्पेस दैट कैन बी यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड रूम। बाकी स्पेस जनरल टर्म होता है दैट नेवर गोज एब्सेंट, वो कभी एब्सेंट नहीं होता। अगला देखो, ही फाउंड अ कॉइन लाइंग इन द सेंटर ऑफ द रोड। सेंटर की डेफिनेशन बता। सेंटर की डेफिनेशन बता। पड़ोसी। हाँ, अलाइक। अलाइगन। सेंटर की डेफिनेशन बता। हाँ, क्या बताऊं। सेंटर की डेफिनेशन बता। नहीं, पीछे तुम्हारे। हाँ। हाँ, हद है भाई। तुमने सुना भी मैंने क्या पूछा। सेंटर की डेफिनेशन नहीं होती। सेंटर की डेफिनेशन सेंटर का एरिया नहीं होता। नहीं, क्या पूछ रहा हूँ मैं भी उल्टा सीधा, पता नहीं। एक मिनट में घूम गया मुझे लग रहा है। हाँ चलो फिर से एक बार बताओ। मैं सेंटर की डेफिनेशन बता। भाई ज्योमेट्री में तो यूज होता है, कॉमन वर्ड है। क्या हम ये कह सकते हैं पॉइंट लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दी साइड्स, यही कहना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, अगर ये बात छोटी सी ही बात है, बस अप्लाई करने की जरूरत है सेंटेंस में, अगर हम ट्रांसलेशन ना करें, लेकिन तब तक ट्रांसलेटर होता है बड़ा, वो कूद पड़ता है, वो मीनिंग निकाल लेता है। अब देखो, जैसे ये मान लो रोड है और ये एक पॉइंट हो गया। अब हमें पता है रोड में दो ही साइड होती हैं, ए और बी, अगर हम मान लें तो इन्हें। अच्छा, अब मान लो कोई फील्ड है, कोई सिटी है, कोई मतलब ऐसी चीज है जो मतलब सर्कुलर, मतलब जिसको हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है एक्स और ये जो पॉइंट है वाई, इसको तो सेंटर कहेंगे, इसको नहीं कह पाएंगे। तो अब हमें समझना है कि सेंटर इज द, ये पेपर में वो क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ट्रांसलेशन तब तक बच्चा कर लेता है और वो गड़बड़ रह जाता है। सेंटर इज अ पॉइंट लोकेटेड एट ऑल दिस, मतलब एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दी साइड्स, बट अ रिवर हैज और अ रोड हैज ओनली टू साइड्स। रोड है, रिवर है, इनमें दो ही साइड होते हैं, तो इनमें सेंटर पॉसिबल नहीं। इस पॉइंट को मिडल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये मिडल है और ये सेंटर है। अब अगर यहाँ पे रोड ना लिखा होता, पार्क लिखा होता, सिटी लिखा होता, फील्ड लिखा होता, तो हम इसे जस्टिफाई कर लेते। अभी फिलहाल में पता ही कि रोड में दो ही साइड होती हैं, तो सेंटर ना यूज करके मिडिल यूज करो। तो ये जो सेंटर नाउन होता है, मिडिल नाउन होता है, इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे लिखो मिडिल, इन द मिडिल ऑफ द रोड। फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, रोज ओवर रोज ऑफ लैम्प्स लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव। अब देखो, जब भी हमें किसी सीक्वेंस को रेफर करना हो नाउन्स के, जनरली सीरीज में जब नाउन्स होते हैं तो उनको सीक्वेंस के थ्रू रेफर किया जाता है। तो अगर हम किसी सीरीज के नाउन्स को रेफर करें किसी सीक्वेंस में, ठीक है, तो उनको सिंगुलर फॉर्म में लिखा करो। सीक्वेंस हमेशा यूनिट का ही होता है। ऐसे देखो, जैसे हमने लिखा हैंड इन हैंड, डोर टू डोर, वर्ड फॉर वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हमें सीरीज ऑफ नाउन्स में नाउन्स के सीक्वेंस को रेफर करना हो तो उनको सिंगुलर फॉर्म में लिखा करो, यूनिट फॉर्म में। तो ये जो रोज ओवर रोज लिखा है ना, इसको लिखो रो ओवर रो। एक रो के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरीके से। रो ओवर रो ऑफ लैम्प्स लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट देखो, ही हैज बॉट अ न्यू होम इन नोएडा। अब देखो, ये जो हमने, क्या कर रहे हो बे, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पेज फाड़ रहा है, कुर्सी तोड़ दी, फिर क्या करा, कुर्सी उर्सी मत तोड़ दे भाई।
अगला देखो, ही हैज बॉट अ न्यू होम इन नोएडा। यहाँ पे जो हमने होम वर्ड लिखा है, एक ये और एक वर्ड होता है हाउस। अब देखो होम वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है रेजिडेंस, हाउस होती है बिल्डिंग और अ बिल्ट अप स्ट्रक्चर। तो हाउस इज अ बिल्ट अप स्ट्रक्चर दैट वी कॉल अ बिल्डिंग। अब होम जो होता है ना, ये जनरल मीनिंग वर्ड होता है। जैसे कोई पर्सन मान लो जंगल में रहता है तो वो उसका होम हो गया, शहर में रहता है तो शहर उसका होम हो गया, ठीक है। तो होम जो होता है ना, बेसिकली इस मीनिंग में एडवर्ब होता है। जब हम होम का मतलब रेजिडेंस मान लेते हैं तो ये किसी स्पेसिफिक प्लेस को या किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग को रेफर ना करके जनरल मीनिंग में यूज होता है किसी भी प्लेस के लिए। तो ये एडवर्ब होता है। अच्छा, हाउस जो होता है वो पर्टिकुलर बिल्डिंग होती है। अब होता क्या, जैसे कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लेता है अपना रेजिडेंस, तो ये उसका होम शिफ्ट होता है। खरीद या बेच कोई नहीं सकता, कहीं तो रहेगा जाके, वही उसका होम बन जाएगा। तो वो जो हमने वहां पे वर्ब यूज किया ना बॉट, उसके साथ में वो होम वर्ड गलत यूज हो गया, उसको हाउस लिखो। व्हाट वी सेल और परचेज इज अ बिल्डिंग, नॉट द रेजिडेंस। जो हम खरीदते बेचते हैं वो बिल्डिंग्स होती हैं, उनके लिए हाउस वर्ड का यूज क्या करो। और वैसे भी समझ लो, जो म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स जमा होता है वो किसका होता है, होम टैक्स या हाउस टैक्स? हाउस टैक्स ही होता है। एक होम का मीनिंग और होता है, देखो वो भी ध्यान रखना, यूनिट ऑफ सोसाइटी। यूनिट ऑफ सोसाइटी, समाज की इकाई। जैसे सारे इंसानों से मिलकर सोसाइटी बनी है, तो इसमें हर एक की ना अपनी अपनी यूनिट है। यूनिट का मतलब है जिसमें उसके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल आंट्स हैं, वो सारे। अच्छा, अब अगर हम इसका यूनिट ऑफ सोसाइटी मीनिंग मान ले तब भी हम इसे खरीद बेच नहीं सकते। रेजिडेंस मान ले तब भी खरीद बेच नहीं सकते, तो वहां पे हमें हाउस ही लिखना पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, द टीचर गेव अस अ वर्बल टेस्ट इंस्टेड ऑफ द रिटन वन। देखो यहाँ पे समझना, तुम में से जिन बच्चों ने बीबीए, बीसीए, बीटेक वगैरह कुछ करा होगा, तो पहले दूसरे सेमेस्टर में या किसी एक सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश जरूर पढ़ी होगी। तो वो जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है उसमें ये भी पढ़ा होगा कि कम्युनिकेशन दो तरीके से। हाँ, या तो वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है? वर्बल का मतलब क्या होता है? अबे बदतमीज हो क्या? वर्बल का मतलब तो बता, वर्बल का मतलब क्या होता है बेटा? पीछे बेटा, वर्बल का मतलब क्या होता है? ऐसे जॉम्बीज से घूमते हैं मुखर्जी नगर में, ना जिंदा ना मुर्दा, कुछ नहीं। नहीं पता? हाँ, क्या करके आगे बेटा? हाँ, वर्ड्स। अब देखो, वर्ब का हमने मतलब पढ़ा था कि शब्द होता है, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, जिसमें शब्दों का यूज हो। और शब्दों का यूज हम दो तरीके से करते हैं, या तो बोलकर, ओरली, या लिखकर। तो वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है। वर्ड्स का यूज दो तरीके से, या तो बोलकर या लिखकर। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके भी अपने दो सब टाइप हो जाते हैं, एक ओरल और एक रिटन। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा होता है जिसमें शब्दों का यूज ना हो, अशाब्दिक। ये इतने हिले हुए होते हैं और इतने ये मतलब, हालांकि ऐसा मैं खुद मानता हूँ कि मोटी पतली अकल कुछ होता नहीं है, लेकिन वास्तव में बड़ी मोटी अकल के होते हैं। नहीं तो रीजनिंग पढ़ते हो उसी में वर्बल नॉन वर्बल होता है, कभी उसी को ध्यान से पढ़ लिया होता है कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, लेकिन किसी चीज पे ध्यान दें तब। बैल के जैसे मुंह नीचे कर लिया और बस रटने में लग गए, जो सामने आया क्वेश्चन आंसर सब रट मारा बिना सोचे समझे। अरे भैया समझो, ये तो रीजनिंग मान लो बीबीए बीसीए नहीं करा, कम्युनिकेटिव इंग्लिश तुमने नहीं पढ़ी होगी, रीजनिंग तो सारे पढ़ रहे होगे। रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल होता है, तो उसी में सोच लो वर्बल नॉन वर्बल का क्या मतलब होता है। लेकिन जब सोचना हो तब हम सोचते ही नहीं, बस याद करते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, बस इतना ही करते हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें शब्दों का यूज नहीं होता। अब शब्दों का यूज नहीं करेंगे तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? साइंस है, साइंस है, सिंबल्स हैं, जेस्चर हैं, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है। अब जैसे जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, इनमें में वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो नॉन वर्बल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन दो तरीके का, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल वो जिसमें वर्ड्स का यूज ना हो, वर्बल वो जिसमें वर्ड्स का यूज हो।
अब देखो हमें क्या समझना था यहाँ पे, जिसके लिए सारी बातें हमने डिस्कस की। वहां पे हमने क्वेश्चन में लिखा था टीचर गेव अस अ वर्बल टेस्ट इंस्टेड ऑफ द रिटन वन। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि टीचर ने हमें रिटन टेस्ट ना देके वर्बल टेस्ट दे दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता, रिटन टेस्ट या ओरल टेस्ट कोई भी है ना तो वो वर्बल है। वर्बल इंक्लूड्स बोथ, ओरल भी वर्बल है, रिटन भी वर्बल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि समथिंग इज ओरल बट नॉट वर्बल, समथिंग इज रिटन बट नॉट वर्बल। हम ये जरूर कह सकते हैं कि समथिंग इज ओरल बट नॉट रिटन एंड समथिंग इज रिटन बट नॉट ओरल। तो अगर हमें डिफरेंस शो करना है तो इनमें डिफरेंस शो कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस उससे नहीं शो कर पाओगे। तो अगर टीचर ने रिटन टेस्ट नहीं दिया तो इसका मतलब फिर वो हमें ओरल टेस्ट दिया गया। तो इसको ऐसे लिखो, एन ओरल टेस्ट। और बाकी अपना ध्यान देना, वर्बल और ओरल के मीनिंग अलग अलग होते हैं। हम क्या करते हैं, जो ओरल का मीनिंग होता है वो वर्बल पे अप्लाई करते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये दो नाउन, मैरिज एंड वेडिंग। अब देखो, मैरिज द नेम ऑफ द रिलेशन, मैरिज इज द नेम ऑफ द रिलेशन। रिलेशन कह लो, स्टेट कह लो, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। ठीक है। अच्छा, वेडिंग इज द नेम ऑफ द सेरेमनी और इवेंट वेयर पीपल गेट मैरिड। तो मैरिज जो है इट इज द नेम ऑफ द रिलेशन और नेम ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, वाइल वेडिंग इज द नेम ऑफ द सेरेमनी और इवेंट वेयर पीपल गेट मैरिड। ठीक है। अब जो इनविटेशन हमें दिया जाता है वो किसका होता है, मैरिज का, वेडिंग का? वेडिंग का ही होता है। ठीक है। वो जो लोग प्लान करते हैं पूरा इवेंट, उन्हें क्या कहते हैं, मैरिज प्लानर या वेडिंग प्लानर? वो भी वेडिंग प्लानर ही होते हैं। अच्छा, जो कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलता है वो किसका होता है? वो होता है मैरिज का। मतलब वो सर्टिफिकेशन जो होता है वो सेरेमनी का नहीं, वो सर्टिफिकेशन रिलेशन का होता है। मतलब वहां पे सर्टिफाई किया जाता है रिलेशन को, वहां पे सेरेमनी को सर्टिफाई नहीं किया जाता। तो अब ये जो हमने लिखा है ना, वी शुड श्योरली अटेंड योर मैरिज, ये मैरिज वर्ड गलत हो गया, इसकी जगह वेडिंग लिख दो। अच्छा, जहां वो सारा प्रोग्राम वगैरह होता है वो क्या होता है, मैरिज हॉल या वेडिंग हॉल? सोच के बोलना, क्या होता है? वेडिंग। अब होता वेडिंग है लेकिन लिखा सब जगह क्या रहता है उसका, मैरिज। ये ऐसी चलती है इंग्लिश। भाषा सीखने में ना कुछ चीजें सुविधा होती हैं, कुछ चीजें दिक्कत होती हैं। भाषा सीखने में सबसे सुविधा ये होती है कि इट इज ओपन, यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनीवेयर। आप इसको न्यूज देख के सीख सकते हो, मूवीज देख के सीख सकते हो। हिंदी सीखनी है तो हिंदी मूवी देखो, सीरियल देखो, सीख जाओगे। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं। ठीक है। हालांकि हो सकता है उनकी अपनी वजह रहती है, लेकिन मैं कभी अपने को समझा नहीं पाया कि स्पोकन इंग्लिश पढ़ने के लिए क्लास क्यों ज्वाइन करनी। इंग्लिश आती है, बेसिक्स क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, वोकैब पे अच्छी खासी कमांड है, ग्रामर क्लियर है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कब कौन सा यूज होता है क्लियर है। यू जस्ट प्रैक्टिस, फॉर्म अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड जस्ट स्टार्ट इन इंग्लिश। भाई अपने दोस्तों का ग्रुप बनाओ जिनका पर्पस कॉमन हो और स्टार्ट कर दो बोलना। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास वाले तो बदतमीजी देते हैं, उल्टे सीधे टॉपिक वहां पे डिस्कस करवाते हैं बच्चों से, लव मैरिज बेहतर है कि अरेंज मैरिज बेहतर है, बस यही करते रहते हैं। अच्छा, उन्हें पढ़ाना लिखाना तो शुरू को कुछ है नहीं। ठीक है। बस कुछ ना कुछ ऐसा बच्चों को चबेना दे देना जिसे वो चबाते रहे, वहीं बैठे बैठे पैसे देते रहे टाइम से। और बेवकूफ बनाने की किस्म है और कुछ नहीं है। उल्टे सीधे टॉपिक देंगे जिससे उनका आपस में इंटरेस्ट बना रहे, वो भाग के ना जाए वहां से, कहीं छोड़ ना दे सेंटर, और बस फीस देते रहे टाइम से। ये होता है स्पोकन इंग्लिश। नहीं तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कोई ना मिले, अपने आप बोलने लग जाओ। दो चार दोस्त हैं उनके साथ प्रैक्टिस करो, घर में कोई ऐसा पर्सन मिल जाए उसके साथ प्रैक्टिस करो। इट कम्स बाय प्रैक्टिस, यू डोंट अटेंड क्लासेस। मुझे इंग्लिश आती है, मेरा जब मन होता है टसन दिखाने के लिए बोल लेता हूँ। अब मैं क्लास लेने थोड़ी गया जाऊंगा मैं, मुझे इंग्लिश आती है और मैं किसी बोलना सिखाने जाऊंगी, भाई मुझे बोलना सिखा दे, क्या पागल आदमी, जब आती है अपने आप बोल ले, बोलने की तरह मुंह मुंह खोलेगा। तो कहानी क्या होती है कि भाषा के साथ में कुछ चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। एक बार बात क्लियर हो गई ना तो आपकी सेल्फ लर्निंग से आप चीजें आगे बढ़ा सकते हो, कैरी कर सकते हो। बाकी चीजों में नहीं कर सकते, वहां पे हमेशा इंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, कोच चाहिए होगा। लैंग्वेज में एक लेवल के बाद में फिर कोच और इंस्ट्रक्टर खत्म हो जाते हैं।
मन है तो सीखते जाओ, नहीं मन है तो छोड़ दो। फिर उसके लिए मतलब हमें एक लेवल पे आना पड़ता है, बस लेवल आ जाए एक, वो फिर अपने आप सीखते जाओ। बाकी में ऐसा नहीं होता। आप फिजिक्स नहीं कंटिन्यू कर सकते, मैथ्स नहीं कंटिन्यू कर सकते, आपको हर लेवल पे अलग अलग इंस्ट्रक्टर कोच चाहिए होंगे, ठीक है। कुछ नहीं आती ना, इंग्लिश बोलनी नहीं आती और प्रैक्टिस करनी है। सबसे आसान तरीका जो मुझे समझ में आया, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, मिला दो, पैसा नहीं पड़ता ना। इंग्लिश ऑप्शन चूज कर लो, ऑप्शन प्रेफरेंस होती है ना, तो ऑप्शन प्रेफरेंस में इंग्लिश चूज कर लो एंड जस्ट टॉक इन इंग्लिश एंड टॉक एज लॉन्ग एज यू वांट, यू डोंट हैव टू पे एनी पेनी। एक चवन्नी नहीं देनी, जितनी देर बात करनी कर लो। लेकिन ना, उसे सीखना थोड़ी है, उसे तो बकवास करनी है, उसको साथी बनाने हैं, तो वो जाएगा कोचिंग में ही, वो जाएगा कोचिंग में ऐसी जैसी कराने, क्योंकि उसको काम मत से मतलब हो तब तो कहीं भी कर लेगा, लेकिन वो जाएगा वहीं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, फ्री के टोल फ्री नंबर है, किसी का भी मिला दो। कोई बैंक खाता है उन्हीं का मिला लो, कोई फोन यूज करता है उन्हीं का मिला दो, किसी का मिला दो, मेट्रो वालों का मिला दो, कुछ नहीं तो आई लॉस्ट माई कार्ड, हाउ डू आई गेट इट अगेन, फलाना ढिमकाना, शुरू हो जाओ। और क्या। लेकिन जब सीखना पर्पज हो, सीखना पर्पज होता ही नहीं है, दुनिया भर काम कर। तो कुल मिला के बात यह कि भाषा सीखना ओपन होता है, मतलब यू कैन लर्न इट फ्रॉम एनीवेयर। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या हो जाती है? दिक्कत ये हो जाती है कि जिससे हमने सीखी, अब ये गारंटी नहीं होती वो सही बोल रहा था गलत। ये दिक्कत है कि अपना अगर बेस क्लियर ना हो ना, तो फिर हम लोगों को कॉपी करने लग जाते हैं और ये जान नहीं पाते कि वो सही बता गया गलत बता गया। ये इसकी मतलब सबसे खराब पॉइंट है। जो चीजें ओपन होती है उनके साथ ये दिक्कत होती होती है। नहीं तो लैंग्वेज में यही एक कमी होती है, आप सारे मैरिज हॉल लिखे रहते हैं, लेकिन कायदे से उन्हें वेडिंग लिखना चाहिए, क्योंकि वो हॉल जो होता है वो सेरेमनी के इवेंट के लिए होता है, उसके बाद से उसका क्या लेना देना। खैर, बात समझ में आ गई तो वेडिंग लिख दो वहां पे। अगले में आ जाओ। अगला हमने लिखा था मैन ऑक्युपाइड द फीमेल सीट। अब देखो, ये जो मेल और फीमेल वर्ड्स होते हैं ना, दीज आर एडजेक्टिव्स। मेल और फीमेल वर्ड्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं। इनका हम यूज नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। जैसे हमने लिखा मेल टूरिस्ट, फीमेल फीमेल टूरिस्ट, मेल प्लेयर्स, फीमेल प्लेयर्स, मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, मेल एम्प्लॉयज, फीमेल एम्प्लॉयज, ऐसे। अब देखो, टूरिस्ट नाउन है, प्लेयर नाउन है, कैंडिडेट नाउन है, एम्प्लॉय नाउन है, और ये कॉमन जेंडर के नाउन है। अब चूंकि ये कॉमन जेंडर के नाउन है, तो एम्प्लॉय कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, प्लेयर कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो हम जेंडर स्पेसिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स यूज कर लेते हैं। अब मान लो अगर कोई पर्सन जो है वो मैस्कुलिन जेंडर का है, तो उसके साथ हमने मेल नाउन लिख दिया, ये एडजेक्टिव लिख दिया। अगर कोई फीमेल है, मतलब फेमिनिन जेंडर का है, तो हमने फीमेल लिख दिया। तो मेल और फीमेल वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, इनका यूज हम कॉमन जेंडर के नाउन्स के साथ करते हैं, और इसलिए करते हैं कि हमें यह बताना होता है कि उस कॉमन जेंडर के नाउन का जेंडर क्या है। मैस्कुलिन जेंडर है तो मेल एडजेक्टिव यूज करो, फेमिनिन जेंडर है तो फीमेल एडजेक्टिव यूज करो। अब वो सीट जो हमने लिखा ना, वो न्यूट्रल जेंडर का नाउन होता है, ठीक है। अच्छा, सीट्स डोंट हैव जेंडर, अगर सीट्स में जेंडर होता ही नहीं है तो फीमेल, तो हमने गलती लिख दिया, इसको हटा दो। अब या तो रिजर्व सीट लिख दो, ज्यादा सेफ रहना चाहते हो, द मैन ऑक्युपाइड द रिजर्व सीट, और नहीं तो यहाँ पे लेडीज लिखो अपस्ट्रॉफी के साथ में, लेडीज सीट। लेडीज सीट का मतलब द सीट फॉर लेडीज। तो मेल फीमेल एडजेक्टिव का यूज उन नाउन्स के साथ में मत किया करो दैट डोंट हैव जेंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा ऑल फीमेल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। अब वहां पे फीमेल्स जो वर्ड है ना, हमने उसको सब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि मेल फीमेल वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर ये वर्ड एडजेक्टिव होते हैं तो एक तो सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, दूसरा उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, एडजेक्टिव्स डोंट हैव नंबर, तीसरा उसके साथ में वो डिटरमिनेंट नहीं लिखना चाहिए, मतलब कई गलतियां हैं। लेकिन चलो, इन सारी चीजों को अगर हम इग्नोर करके ये मान भी लेंगे, चलो भाई फीमेल्स हमारा नाउन बन गया, तो इसको अगर हम नाउन मान भी लें तो ये हो जाएगा द होल फेमिनिन बींग्स। होल क्या, ऑल लिखना, द ऑल फेमिनिन जेंडर बींग्स। तो इसका मतलब हो जाएगा जितने भी जंतु, जितने भी बींग्स हैं जिनका जेंडर फेमिनिन है। अब जैसे उसमें इंसान भी हो जाएंगे, एनिमल्स भी हो जाएंगे, बर्ड्स भी हो जाएंगे, रेप्टाइल्स भी हो जाएंगे, इंसेक्ट्स भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। अच्छा, फिर उस सेंटेंस से मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो बात जो वो केवल इंसानों को लेकर कही जा रही है। टैक्स जानवर तो देते नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या समझना है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना,
इनका जो नेट मतलब इनका जो जेंडर स्पेसिफिक कॉमन नाउन्स होते हैं वो मैन और वुमेन होते हैं। इंसानों के लिए जो जेंडर स्पेसिफिक कॉमन नाउन्स होते हैं वो मैन और वुमेन होते हैं। ऐसे ह्यूमंस जिनका जेंडर फेमिनिन है वो वुमेन, और ऐसे ह्यूमंस जिनका जेंडर मैस्कुलिन है वो मैन। तो मतलब अगर हमने ह्यूमन बीइंग्स को रेफर करना हो उनके जेंडर के बेसिस पर, तो फिर मैन और वुमेन वर्ड यूज करने चाहिए। तो यहाँ पे लिखो ऑल वुमेन, और गलती होते हैं वो। यही तो कह रहा हूँ भैया, लैंग्वेज सीखने में ये तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, किसके साथ? और क्या, और क्या सही है वो। बहुत सी चीजें हम ऐसे यूज करते हैं जो ग्रामेटिकली सही नहीं होती, लेकिन स्पोकन में हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहां पे हमारा मतलब बस इससे होता है जो हम कह रहे हैं दूसरा समझ जाए। हम गलत कह रहे हैं लेकिन वो सही समझ जाए तो हमने बहुत अच्छा कहा, और हमने सही कहा लेकिन वो गलत समझ गया तो हमने बहुत गलत किया। ये कहानी है। अगले में आ जाओ। Dinosaurs could not accustom themselves to the weather prevailing and eventually got extinct. Dinosaurs could not accustom themselves to the weather prevailing and eventually got extinct. अब देखो, यहाँ पे जो दो नाउन हैं जिनके डिफरेंस पे हमारा क्वेश्चन है, वो एक है वेदर और एक है क्लाइमेट। देखो, वेदर होता है टेम्पररी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्पररी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर ओवर अ वेरी लॉन्ग ऑफ ड्यूरेशन, ओवर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वेरी लॉन्ग का मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो वेदर होता है ये हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो सुबह से लेकर शाम तक बहुत बार बदलती रहती है, कभी धूप कभी बादल कभी छांव कभी तेज हवा, ऐसे कुछ, ठीक है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है ना, ये वो नहीं होता है, ये टेम्पररी कंडीशन नहीं होती, ये एवरेज वेदर होता है किसी भी जगह का। और एवरेज भी हजारों या सैकड़ों साल की, कि 35 साल की। तुम में से कभी किसी ने पढ़ा 35 साल की एवरेज वेदर को ये क्लाइमेट कहते हैं? अबे तुम में से किसी ने भी पढ़ा कि 30 या 35 साल की एवरेज वेदर को कहते हैं क्लाइमेट? नहीं पढ़ा तो चलो बच गए। तो यहाँ पे पता है क्या, ये जो हमने लिखा है डायनासोर्स कुड नॉट अकस्टम देमसेल्व्स टू द वेदर प्रिवेलिंग, ठीक है। तो जो डायनासोर्स उस समय एक्सटिंक्ट हो गए उसकी वजह उस समय का वेदर नहीं था, उस समय का क्लाइमेट था। काफी समय तक वही सिचुएशन रही और वो उसको अकस्टम कर नहीं पाए अपने को, और वो फाइनली फिर खत्म हो गए। अच्छा, कहाँ? नहीं नहीं, देखो होता पता है कि मैं बता देता हूँ। लेडीज हम यूज करते हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ग्रुप ऑफ वुमेन मतलब स्पेसिफिक वो वुमेन जो ट्रैवल कर रही हैं तो लेडीज हो गई, ठीक है। कॉमन जेंडर वर्ड जो होता है वुमेन होता है। जब हमें स्पेसिफिक को नहीं जनरल को रेफर करना हो, ह्यूमन बींग्स इन जनरल, तो मैन और वुमेन यूज क्या करो। नेक्स्ट पे जाओ। तो ये जो डायनासोर उस समय एक्सटिंक्ट हुए ना, इसकी वजह उस समय का वेदर नहीं, उस समय का क्लाइमेट था। काफी समय तक वो वैसे ही रहा, उसके बाद में फिर आइस एज वगैरह आ गई और वो फाइनली एक्सटिंक्ट हो गए। 11th देखो। अभी जो 11th क्वेश्चन है ना सीडीएस के पेपर में है, दिस बॉय हैज नो मैनर। दिस बॉय हैज नो मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका, मेथड। हाँ। अब देखो मैनर जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मेथड। अच्छा, अब अगर इसका मतलब मेथड होता है तो उसका तो इस सेंटेंस में कोई लॉजिक बनता नहीं कि दिस बॉय हैज नो मेथड, इट डजंट मेक एनी सेंस। अब होता क्या है, जो मेथड वर्ड है, मैनर जो वर्ड है, मैनर वर्ड है इसका मतलब हो गया मेथड, ठीक है। अब अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में लिख दें, मैनर्स, तो एक तो इसका मतलब हो जाएगा मेथड्स, और एक इसका मतलब और हो जाएगा एटिकेट। अच्छा, वो इसका मीनिंग तभी होगा जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में मैनर्स लिखेंगे, सिंगुलर में इसका मीनिंग होता नहीं।
तो मैनर्स का मतलब एटिकेट होता है, शिष्टाचार, ढंग, शऊर, ये सब। अब अगर हम ध्यान से देखें ना तो इस सेंटेंस में वही मीनिंग चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख दो मैनर्स, दिस बॉय हैज नो मैनर्स। अब देखो इसी टाइप के कुछ और भी नाउन्स, जैसे एक वर्ड हमने लिखा कस्टम, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है। अब कस्टम जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टिपिकल बिहेवियर, मतलब ये टाइप ऑफ बिहेवियर होता है। अगर हम इसे कस्टम्स लिख देंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के डिफरेंट टाइप्स। लेकिन तब इसका मतलब एक और भी हो जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एक्साइज। अब वो इसका मीनिंग तभी होता है जब हम इसे कस्टम्स लिखते हैं। तो जब हम इसे कस्टम्स लिख देंगे तो इसका एक तो मतलब टाइप्स ऑफ बिहेवियर हो जाएगा और इसका मतलब एक और भी हो जाएगा, वो होगा एक्साइज। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा कलर और एक लिखा कलर्स। अब देखो ये जो कलर वर्ड होता है ना इसका मतलब रंग हो गया, ह्यू हो गया, मतलब ह्यू का मतलब ऐसा शेड होता है, तो ह्यू हो गया। अच्छा जब हम लिख देंगे इसे प्लूरल फॉर्म में कलर्स, तो एक तो इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंट ह्यूज, एक मीनिंग इसका और हो जाएगा फ्लैग। अच्छा वो मीनिंग इसका तभी जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में लिखें। इंग्लिश में एक इडियम होता है कि तुम लोगों ने पढ़ा, सेल अंडर द फॉल्स कलर्स, टू सेल अंडर द फॉल्स कलर्स। अबे जो यहां से वोकैब की बुक मिली है पढ़ लिख लो थोड़ा सा, टू सेल अंडर द फॉल्स कलर्स, इसका मतलब होता है टू डिसीव, टू हाइड वंस आइडेंटिटी, टू हाइड वंस आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना। वोकैब वोकैब पढ़ लिया करो भैया, बिना वोकैब के मामला अधूरे रह जाता है। और ये सारे तो इडियम दे रखे हैं, सारे इडियम है, वन वर्ड सब्सन है, अपने बैठ के आराम से पढ़ लो, उसके लिए भी अब कोई चाहिए वो भी पढ़ाए। इसका मतलब होता है टू हाइड वंस आइडेंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ डिसीविंग समबडी, मतलब किसी को डिसीव करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, ठीक है। अभी जो कलर्स वर्ड होता है ना यहाँ पे, इसका मतलब फ्लैग होता है। या छोड़ो, इसे एक बड़ा कॉमन इडियम होता है, वो तो सबने सुना होगा अगर कोई ज्यादा देहाती ना हो तो, पास विद फ्लाइंग कलर्स। अब पास विद फ्लाइंग कलर्स जो होता है उसमें भी कलर्स का मतलब फ्लैग होता है। तो जो कलर्स वर्ड होता है इसका मतलब एक तो ह्यू होता है और एक इसका मतलब फ्लैग भी होता है, ठीक है। वो इसका मीनिंग तभी होता है जब इसे प्लूरल फॉर्म में लिखें। एक और देखो मीनिंग, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा आर्म और एक लिखा आर्म्स। अब देखो जैसे आर्म बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है। हालांकि हैंड में आर्म में डिफरेंस होता है लेकिन समझने के लिए मैंने हैंड लिख दिया। अच्छा उसी तरीके से आर्म्स लिख देंगे तो इसका मतलब हैंड्स हो जाएगा। लेकिन तब जब हम इसको आर्म्स लिख देते हैं ना तो इसका एक मीनिंग और भी तैयार हो जाता है, वेपन्स। अच्छा वो मीनिंग इसका तभी जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में लिखें। इसी तरीके से हमने एक वर्ड लिखा है स्टडी और एक लिखा है स्टडीज। देखो वैसे तो स्टडी वर्ब भी होती है लेकिन जब ये नाउन होती है ना स्टडी, तो स्टडी का मतलब होता है रिसर्च, फाइंडिंग मतलब खोज, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स, ठीक है। लेकिन जब हम इसे स्टडीज लिख देते हैं तो एक तो इसका मतलब डिफरेंट रिसर्चर हो जाता है और एक इसका मतलब हो जाता है करिकुलम। करिकुलम का मतलब हमारा सिलेबस, जो हमें स्टडी या पढ़ना कर मतलब पढ़ना होता है, या जो भी चीजें हमें पढ़नी सीखनी होती हैं जो हमारा सिलेबस होती है वो करिकुलम। सोशल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, जनरल स्टडीज वगैरह वगैरह। अच्छा वो मीनिंग इसका तभी जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में स्टडीज लिखें, अदरवाइज नहीं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा ड्रग और एक लिखा ड्रग्स।
अब ड्रग का मतलब मेडिसिन हो गया, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन हो गया, उसी की प्लूरल फॉर्म बन गई। लेकिन ड्रग्स का मतलब एक और भी हो गया, नशीली चीजें, नशे वाली चीजें, नार्कोटिक्स। तो जब हम उसको ड्रग्स लिख देंगे तो उसका मतलब कुल मिला के ये नाउन्स ऐसे हैं जिनका एक मीनिंग होता है, वो केवल एक ही फॉर्म में होता है, वो प्लूरल में ही होता है, सिंगुलर में नहीं होता। अब एक तो ये मीनिंग्स इनके ध्यान रखना, दूसरी एक चीज और भी ध्यान रखना, अगर मान लो हम इन्हें कभी मॉडिफायर बना के लिखें किसी नाउन फ्रेज में, जैसे कि हम ऐसे लिखें, द कस्टम ऑफिसर was arrested for taking bribe। अब जैसे हमने ये लिखा था कस्टम ऑफिसर वाज अरेस्टेड फॉर टेकिंग ब्राइब, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑफिसर को मेन नाउन बना के यूज किया और उसके साथ में एक दूसरा नाउन लिखा कस्टम। अब हमें पता है यहाँ पे कस्टम का मतलब बिहेवियर नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है एक्साइज। तो अगर इसका मतलब वो है तो इसको कस्टम से लिखो। मतलब अगर किसी नाउन की केवल प्लूरल फॉर्म ही होती हो तो उसको अगर मॉडिफायर बना के लिखोगे तब भी वैसे ही लिखना, द कस्टम्स ऑफिसर। एक दूसरा एग्जांपल देखो, द मैन रिक्वेस्टेड टू क्लोज हिज सेविंग अकाउंट। द मैन रिक्वेस्टेड टू क्लोज हिज सेविंग अकाउंट। अब देखो इकोनॉमिक्स के और बैंकिंग के कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, जैसे सेविंग्स है, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, असेट्स है, सेल्स है, एक्सपेंडिचर्स है, आउटलेज वगैरह होता है। तो अब जैसे इकोनॉमिक्स के बैंकिंग के जो टर्म्स होते हैं ना जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, तो अगर हम उनको कभी मॉडिफायर बना के लिखेंगे ना तब भी प्लूरल में ही लिखेंगे। अभी जो सेविंग लिख दिया ना ये गलत लिख दिया, इसको लिखो सेविंग्स अकाउंट। तो जिन नाउन्स का एग्जिस्टेंस केवल एक ही फॉर्म में होता है, केवल सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर होगा तब तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर कोई नाउन ऐसा हो जो केवल प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, तो जब हम उसको मॉडिफायर बना के लिखेंगे ना तब भी प्लूरल फॉर्म में ही लिखना। ये असल में इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है सेविंग्स, द मैन रिक्वेस्टेड टू क्लोज हिज सेविंग्स अकाउंट। तीसरा एग्जांपल देखो, ही इज अ रिनोन्ड मैथमेटिक टीचर। मैथमेटिक्स जो होता है वो क्या मैथमेटिक की प्लूरल फॉर्म होती है, ओरिजिनल फॉर्म होती है? वही ओरिजिनल होती है, मतलब मैथमेटिक कोई वर्ड होता नहीं है, वो मैथमेटिक्स ही वर्ड होता है। तो अगर वही ओरिजिनल फॉर्म होती है, वो प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तब तो फिर उसको वैसे ही लिखो, चाहे मॉडिफायर हो चाहे मेन वर्ड हो। तो जिन नाउन्स की एक ही फॉर्म होती है सिंगुलर या प्लूरल, तो अगर उनको मॉडिफायर बना के लिखोगे ना तो उनको उसी फॉर्म में लिखना, चेंज मत कर लेना। ही इज अ रिनोन्ड मैथमेटिक्स टीचर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखो एक बार, द ट्राइब्स इन दीज जंगल्स फॉलो सम स्ट्रेंज हैबिट्स। देखो एक वर्ड हैबिट हो गया और एक कस्टम हो गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जो हैबिट है या कस्टम है ये यूजुअल बिहेवियर होते हैं, मतलब टिपिकल बिहेवियर जो होता है उसको हैबिट कहा जाता है। जैसे कोई पर्सन है टिपिकली एक ही टाइप से मतलब बिहेव करता है तो हम उसको उसकी हैबिट कहेंगे, कि उसका मतलब हैबिट है। अच्छा अब डिफरेंस क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल पीपल, कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसका अपना टिपिकल बिहेवियर उसकी हैबिट कही जाएगी। लेकिन अगर वो किसी इंडिविजुअल का ना होके पीपल इन जनरल का सोशल बिहेवियर है, ठीक है, मास बिहेवियर है, सारे लोग उसी को फॉलो करते हैं, तो उसे कस्टम कहेंगे।
तो जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट करेंगे तब हम उस बिहेवियर को कहेंगे हैबिट। लेकिन अगर वो किसी इंडिविजुअल से रिलेट ना करके सबके लिए इन जनरल यूज किया जाए तो उसे हम कहेंगे कस्टम। तो कस्टम और हैबिट दोनों ही टिपिकल बिहेवियर को रेफर करने वाले नाउन होते हैं। अगर वो बिहेवियर किसी इंडिविजुअल पर्सन का है तो वो हैबिट है, सबका है तो फिर कस्टम। अब जैसे हमने लिखा दिस ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब जितने भी जनजातियां हैं, तो इसका मतलब उनमें जितने भी लोग शामिल हैं उनकी सबकी बात हो रही है, ना कि किसी इंडिविजुअल की। तो फिर ये जो हैबिट्स है ना, ये गलत है, इसकी जगह लिखो कस्टम्स। देखो, एक ये वर्ड होता है, ये तुम लोगों ने उसमें वन वर्ड सेक्शन में पढ़ा होगा, क्लेप्टोमेनिया। ये क्या है, हैबिट या कस्टम? ये हैबिट है। कैसी हैबिट होती है? हाँ, कैसे चोरी करने की? अब देखो, क्लेप्टोमेनिया है ना, ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है लोगों का। मतलब ये कोई क्राइम नहीं है, ये मेंटल डिसऑर्डर है कि लोग अपने को चोरी करने से रोक नहीं पाते। मतलब उनके इतनी, मतलब क्या कहते हैं उसको, तेज इच्छा को क्या कहोगे, डिजायर है, कुछ भी कह लो, कि मतलब वो अपने को ना चोरी करने से रोक नहीं पाते। हालांकि वो क्रिमिनल नहीं होते और उनका पर्पस ही क्राइम करना नहीं होता, लेकिन वो बस आदत है। कहीं गए खाने पीने, कुछ नहीं है वहां से, टिश्यू पेपर ही उठा ले गए, जेब में रख के। चोरी करनी है उसको, जो चाहे मिल जाए। कोई पेन रखा मिल गया, पेन दूसरे का अपनी जेब में लगाया, निकल गए। बाद में ले जाके भले ही फेंक देगा, उसे कुछ नहीं करना है। मैं एक बार 26 जनवरी को परेड देखने गया यहाँ राजपथ। अब वहां क्या रहा कि जैसे राजपथ होता है ना, उसके साइड में वो लगे होते हैं, क्या नाम, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, सजावटी होते हैं। मतलब वो उसी दिन के लिए होते हैं, उनकी लाइफ ही वही 24-20 घंटे की होती है। तो वो सजा दिए जाते हैं उस दिन परेड के। परेड वगैरह सारी खत्म हो गई, लोगों ने अपने उठाने शुरू कर दिए। अब खैर कोई तो, वो तो यूज में तो कहीं होने नहीं है, ठीक है, वो फेंके जाने हैं। लोगों ने अपने पैक वैक करके रख लिए, किसी ने बैग में रख लिया, किसी ने अपने बच्चों को पकड़ा दिया, सर पे रख दिया बच्चे के, ठीक है। आ, चल दिए। अच्छा, उनमें कुछ नहीं होता, वो वास्तव में 50 रुपए 40 रुपए का होता है, कहीं से भी खरीद लो जाके उसे। और उसमें घर ले जाके तुम कोई भी खाद पानी डालो, चाहे खुद लेट जाओ उसमें, वो चलेगा नहीं। वो उसी दिन के लिए होता है, उसके दिन उसको खत्म ही हो जाना है फ्लावर को। लेकिन बस फ्री में कुछ मिल जाए फिर छोड़ दें, फिर तो हम इंडियंस खाएंगे, ठीक है। छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, उठा जरूर ले जाएंगे बेमतलब, उसको टांग ले गए। तो ये मतलब आदत होती है कि हम अपने को रोक नहीं पाते, भले वो चीज हमारे काम की ना, हम वी आर नॉट कमिटिंग सम क्राइम, हम कोई क्राइम नहीं कर रहे, अपराध नहीं कर रहे, बस लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा, ठीक है। कुछ नहीं है, टिश्यू पेपर में सौंफ लपेटी पकड़ा दी, बच्चों को रख ले, ठीक है, ये देखो। याद आ जाता ना कई बार हमें। चलो बाकी आज के लिए बाय, अब कल मिलते हैं।